चालू करने जा रहे हैं और वो टॉपिक है विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों के लिए समावेशी शिक्षा का ऐतिहासिक दृष्टिकोण। तो आपको बता दें कि जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं तो समावेशी शिक्षा क्या है। समावेशी शिक्षा जो है वो शिक्षा में सबसे बड़ा दृष्टिकोण है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है जब हम सांस्कृतिक और धारणा में जब जाते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि हमारे समाज के लोगों के अंदर नकारात्मक मनोवृत्ति आ रही है। हम लोग नेगेटिविटी की ओर जा रहे हैं। मतलब जो चीज मैं अभी आपको बता रहा था ये वही है। हम लोग नेगेटिव की ओर हम लोग अपने को निगेटिविटी की ओर ले जा रहे हैं। हमें निगेटिविटी की ओर नहीं जाना है, हमें पॉजिटिविटी की ओर जाना है। किसी भी तरीके से हमें अपनी पॉजिटिव चीज़ों को देखना है कि कुछ भी हो, एट एनी कास्ट, किसी भी कीमत पर हमें पॉजिटिव चीज़ें सोचनी है। निगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचनी है। 1% हमें निगेटिविटी अपने मन में नहीं लानी है। होता क्या है, सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारी मनोवृत्ति बनी हुई है नकारात्मकता की, इसको परिवर्तित करना एक बहुत कठिन कार्य है। क्योंकि हमारे मन में ये बना हुआ है, ये कन्फर्म है कि हम निगेटिव ही रहेंगे, हम पॉजिटिव नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब हम पॉजिटिव नहीं रहना चाहते हैं तो उस समय हमारे साथ क्या स्थिति आएगी कि हम उन्हीं समाज के लोगों में जो विशेष आवश्यकता वाले लोग हैं, हम उसी तरीके बन जाएंगे और हमारी स्थितियां भी बिगड़ जाएंगी। हम उन्हीं लोगों के बीच में रहेंगे जो लोग इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता है कि अभी भी समाज के अंदर जो विशेष प्रकार के लोग हैं उनके अंदर इस तरीके की भावनाएं अभी भी बनी हुई हैं। लोगों को लगता है कि हम कुछ गलत तो नहीं कर पा रहे हैं, हमारे साथ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सबसे बड़ी गलत धारणा ये है कि हम जो कुछ कर रहे हैं उसमें विकलांग बालक वह कुछ भी नहीं कर सकता जो कि हम चाहते हैं, जबकि यह पूर्ण रूप से गलत है। अगर हम देखें इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भारतीय जो हमारे साथ क्या था कि हम लोगों ने जाना है कि एक जहाँ पर हम देखें कि राजा जनक का नाम हम सभी ने सुना हुआ है। राजा जनक के दरबार में एक दरबारी था उनका, जिसका नाम था अष्टवक्रासुर। कुछ लोगों ने हो सकता सुना हो, कुछ ने ना भी सुना हो। तो एक बार की बात है कि अष्टवक्रासुर, वो अपने शरीर उनका 8 जगह से टेढ़ा था। 8 जगह से टेढ़ा का मतलब वो सीधे चल ही नहीं सकते थे। जब वो सीधे चल ही नहीं सकते थे तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि वो जो है जब चलते थे तो पैर कहीं पड़ता, एक पैर कहीं, दूसरा पैर कहीं और हाथ कहीं, पूरा शरीर हिलता डुलता था। एक बार वो राजा जनक के दरबार में अचानक पहुंचे, अष्टवक्रासुर को देखा। चूँकि वो निःशक्त थे, योग्यता थी उनके पास, लेकिन वो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं थे। तो उस योग्यता के आधार पर भी विद्वान थे वो। जैसे ही वो दरबार में पहुँचे तो लोग उन्हें देख करके हंसने लगे। जब हंसने लगे तो उनके मन में आया, वो भी हंसने लगे। और जब वो भी हंसने लगे तो स्थिति क्या हुई, लोगों ने कहा कि आप क्यों हंस रहे हैं। तो उनका जवाब था कि आप क्यों हंस रहे हैं, पहले मुझे ये बताइए। बोले नहीं, पहले आप बताइए। तो लोगों ने कहा कि भाई हम तो ये देख के हंस रहे हैं कि आपका शरीर 8 तरीके का है, 8 जगह से आपका शरीर के एक एक अंग टेढ़ा मेढ़ा है और आप चल रहे हैं। आपके चलने के तरीके को देख करके मुझे हंसी आ रही है। वहीं पर क्या हुआ, अब पूछा गया आप क्यों हंस रहे हैं, तो बोले तुम सब मूर्ख हो। और मूर्ख क्यों हो, क्योंकि तुम मेरा शरीर देख रहे हो, मेरे गुणों को नहीं देख पा रहे हो कि मेरे पास क्या है, तुम्हें मुझसे क्या प्राप्त हो सकता है। तो इस तरीके के जो अष्टवक्रासुर थे, इस तरीके के लोगों से भी हमारे देश में ऐसे विद्वान भी रहे हैं
जो ऋषि थे गुरु कर्म सिद्धांत में इनमें कठोर आस्था रखते थे, बहुत ज़्यादा इनकी आस्था थी। इसी तरीके यहाँ पर भी अगर हम देखें, जो निःशक्त बच्चे हैं उनका उपचार, देखभाल, उपहास और उनको मनोरंजन की तरीके से देखना। जैसे कोई थोड़ा सा दिमाग खराब हो तो लोग उसको चिढ़ाते हैं, ऐसी चीज़ें कहेंगे कि वो परेशान होता है। ये सभी चीज़ें गलत हैं। हम लोग यहाँ पर ये भी कह देते हैं कि जो निःशक्त लोग हैं इनके साथ क्या है कि इनके पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, पूर्व जन्म का कुछ भी नहीं होता। पूर्व जन्म हमारा कुछ भी नहीं। जिन भी कर्मों का हम फल भोग रहे हैं वो हमारे इसी जन्म के होते हैं। और ये जो निःशक्त असक्त हैं, ये बुरे लक्षण पारिवारिक संस्कारों से कहीं कहीं आ जाते हैं। किसी के अंग प्रत्यंग में कोई चीज़ समस्या हो जाती है। जैसे हम देखते हैं कि अगर 3 सगे भाई भी हैं तो सबके चेहरे एक जैसे नहीं हो सकते, सबका दिमाग एक जैसा नहीं हो सकता, सब में कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी भिन्नता होती है। इन सभी भिन्नताओं को हम एक नहीं कर सकते। हो सकता है एक हथौड़ा चलाने में एक्सपर्ट हो, तोड़ फोड़ में एक्सपर्ट हो, और एक व्यक्ति जोड़ने में एक्सपर्ट हो। तो सभी में अलग अलग गुण होते हैं, हर व्यक्ति में अलग अलग गुण होते हैं। जैसे कि जो भी क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं सभी का मेंटल लेवल एक नहीं होता और सबके काम करने का तरीका भी भिन्न भिन्न होता है। सभी स्टूडेंट्स अलग अलग तरीके से चलते हैं। तो यूएसए में जो बहरों की शिक्षा देने के लिए, चूँकि बहरे थे, अब बहरों को कैसे बताया जाए, तो बहरों की शिक्षा देने के लिए सन 1863 में बहरों के लिए 23 स्कूल थे, जबकि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं था। और ग्राहम बेल ने बहरों के लिए काफ़ी काम भी किया है। किलर, जिनको हेलन किलर भी कहा जाता है, हेलन किलर खुद भी बहरी और अंधी थी, लेकिन उन्होंने बहरी और अंधी होने के बावजूद भी अपनी असमर्थता पर काबू पा लिया और वो उन्होंने प्रयास किया आगे बढ़ने का और पढ़ने की कोशिश की। सन 1880 में इटली में बहरों को पढ़ने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस सम्मेलन हुआ था और उसमें 2 चीज़ें कही गई थी। और 2 चीज़ें क्या कही गई थी कि मौखिक ढंग को अधिक महत्व दिया जाए, मौखिक तरीके से पढ़ाया जाए, और मौखिक ढंग को ओंठ पठन चिन्ह भाषा पर ज़्यादा महत्व दिया जाए। जैसे ओंठ हिलेंगे तो उससे पता लग जाए कि हम क्या बोल रहे हैं। 20वीं शताब्दी के मध्य तक जो है मौखिक तरीके से पढ़ाने का ढंग ये लगातार चलता रहा। और इस तरीके से मंदबुद्धि बालकों की दिशा में इटार्ट और सेंगन ने सबसे ज़्यादा अध्ययन किया। और जो कि एक फ्रेंच डॉक्टर था, उसने क्या किया कि वो जंगल गया और जंगल से 11 वर्षीय मंदबुद्धि बालक को पकड़ कर ले आया। वो बोल नहीं सकता था, कुछ भी नहीं करना जानता था। 5 वर्ष तक उस डॉक्टर ने प्रयास किया कि इसके मन में कुछ ना कुछ आ जाए, उसकी चेतना को जगाने का प्रयास किया कि यह कुछ अक्षर पढ़ना सीख जाए। और 5 वर्ष के अथक प्रयासों के बाद इटार्ड ने पाया कि वह कुछ शब्द सीख गया है, जबकि ज़्यादा नहीं सीख पाया। इटार्ड ने इसका प्रयोग किया और उसने अपनी एक किताब लिखी हुई है, द वाइल्ड बॉय ऑफ एवरेन, जड़ बुद्धि बालकों को कैसे प्रशिक्षण दिया जाए, इसके बारे में उसने काम किया है। विकलांगों के लिए 3C मॉडल का भी विकास किया गया है। 3C मॉडल के आधार पर भी विकलांगों को पढ़ाया जाता है। और 8 दिसंबर 1974 को जो है एक मानसिक विकलांग दिवस भी मनाया जाता है। और 8 दिसंबर 1974 को एक डाक टिकट भी जारी किया गया था मानसिक विकलांगता के आधार पर। अब प्रॉब्लम कहाँ से आई कि भारत में जो विशेष आवश्यकता वाले बालक थे, विशेष आवश्यकता वाले बालकों हुए तो समावेशी शिक्षा कैसे प्रयोग की जाए, विशेष आवश्यकता वाले बालकों पर समावेशी शिक्षा का विकास किस तरीके से किया जाए, इस पर कार्य करना था। तो इसकी गहराई को समझने के लिए 2 चीज़ों में, 2 पार्ट में इसको बांट दिया गया। एक हमारी आज़ादी से पहले का युग और एक आज़ादी से बाद का युग। आज़ादी से पहले क्या था और आज़ादी से बाद क्या था, हमें दोनों चीज़ों पर ध्यान देना था। तो आज़ादी से पहले के युग में क्या था,
लोगों में असामान्य बालक जो थे उनके बारे में यह धारणा होती थी कि वो जो है किसी बुरी छाया या किसी आत्मा इन सभी का प्रकोप है। मानसिक विकलांगता को ये समझते थे कि ये जो है शरीर में कोई बुरी आत्मा प्रवेश कर गई है, जैसा कि आज भी लोग कहते हैं कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, इस तरीके से। और उस समय क्या था, विकलांग व्यक्ति के साथ सहानुभूति और दयालुतापूर्ण जैसा व्यवहार किया जाए। हमने भगवान बुद्ध का नाम सुना है, महावीर का नाम सुना है, सम्राट का अशोक का नाम सुना है, हर्षवर्धन का नाम सुना है। ये सभी जो है अपने महान कार्यों के लिए जाने जाते थे। और आपको बता दे, मराठा साम्राज्य में जो पेशावर थे, शिवाजी पेशवा थे, शिवाजी, अहिल्याबाई, ये भी विकलांगों के लिए अपने परोपकारी कार्यों के लिए बहुत जाने जाते रहे। इन्होंने उस समय भी कोशिश ये की कि विकलांग और इस तरीके के लोगों को शिक्षा दी जाए, उनमें कोई समस्या ना हो। अगर हम देखें तो दो विश्वविद्यालय थे हमारे पुराने, नालंदा और तक्षशिला। अगर इनमें भी देखेंगे तो यहाँ पर विशिष्ट शिक्षा जो है दी जाती थी। बहरों के लिए सबसे पहला विद्यालय हमारे देश में बम्बई में सन 1883 में स्थापित किया गया था, और अंधों के लिए पहला स्कूल 1887 में अमृतसर में खोला गया था। और मैसूर में अंधों व बहरों दोनों के लिए पहला स्कूल खोला गया, जो 1901 में स्थापित हुआ था। तो जो सबसे पहला सरकारी विद्यालय था, द इमर्सन इंस्टीट्यूट फॉर द ब्लाइंड, लाहौर में स्थापित किया गया, और ये था 1906 में। तो इसका मतलब सीधे से देखें कि आज़ादी के पहले कुछ तो हमने प्रयास किए हैं, बहुत अधिक प्रयास नहीं किए हैं। कुछ ना कुछ हमारे यहाँ चलता रहा है आज़ादी से पहले भी। आज़ादी से पहले विकलांग बच्चों के लिए बहुत खास व्यवस्थाएं नहीं थी। आज़ादी के समय सन 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो बहरों के लिए 34 संस्थान थे, अंधों के लिए 32 थे, और मानसिक विकलांगों के लिए केवल 3 संस्थान ही थे, जो इस प्रकार के थे कि जहाँ पर वो अध्ययन कर सकते थे। इस प्रकार से, और इस तरीके के दोस्त थे, लोगों की समस्याएं थी, उनके लिए बहुत से विद्यालय नहीं थे। और जो अस्थिबाधित थे, अस्थिबाधित मतलब जो अष्टवक्रासुर का हमने नाम लिया, उस तरीके के लोग जो अस्थिबाधित थे, वैसे स्कूल बहुत ही कम थे। आज क्या है, इस तरीके के दोषों से संबंधित लगभग हमारे यहाँ 600 विद्यालय हैं। लेकिन इसके बावजूद हम जो है आज के समय में अस्थिबाधित छात्रों को सामान्य स्कूलों में ही शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। अब ठीक इसी के आगे हम जाते हैं आज़ादी के बाद का युग। स्वतंत्रता प्राप्ति के लगभग 75 वर्ष हमारे हो रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि विकलांग बच्चे विकास की मुख्य धारा में अलग दिखने लगे हैं। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अधिकांश आबादी जो है वो 5 से 10% है, लेकिन फिर भी अभी भी वो लोग अपनी जगह से जुड़ नहीं पा रहे हैं, वो जुड़े नहीं हैं, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। इसको कैसे हम इस प्रॉब्लम को दूर करेंगे, ये हमें देखना है। हम लोग पहले से ही कह रहे हैं कि समावेशी शिक्षा अर्थात ऐसी शिक्षा जहाँ पर सामान्य बालकों के साथ दिव्यांग बालकों अथवा असमर्थ बालकों को बैठाकर एक साथ एक ही कक्षा में एक ही वातावरण में पढ़ाया जाए, जिससे कि जो विकलांग बालक है, कम मानसिक बालक है, वह जो है अपने को समाज का कटा हुआ भाग न समझे, समाज का हिस्सा समझे कि हम समाज के अंदर ही हैं, और उसके मन से जो हीन भावना है वो सभी हट जाए। और इसीलिए कहा गया जीवन में शिक्षा की इतनी अधिक उपयोगिता है कि बिना शिक्षा व ज्ञान के मनुष्य पशु के समान है। सभी जगह लिखा हुआ है, जिसके पास ज्ञान नहीं है बिना सींग पूंछ के पशु के समान है। तो जब ऐसी समस्याएं हमारे सामने थीं तो इसके लिए हमने सभी को एक साथ एक ही प्लेटफॉर्म पर पढ़ाने का प्रयास किया है। वर्तमान समय में सामान्य शिक्षा के साथ साथ समावेशी शिक्षा पर भी बहुत अधिक जोर दिया गया है। समावेशी शिक्षा ऐसी है जो मुख्य धारा के विद्यालयों में पठन पाठन और आत्मनिर्भर बनने का मौका प्राप्त होता है।
और इस तरीके से हम चाहते हैं कि पठन पाठन के अलावा विकलांगों के लिए वातावरण भी तैयार हो कि दृष्टि, श्रवण, अधिगम, अक्षमता के साथ भी मानसिक मंदता से जो लोग ग्रस्त रहते हैं वो निरंतर अपनी पढ़ाई करते रहें, कहीं पर कोई भी समस्या ना आवे। और ऐसी शिक्षा पद्धति बनाई जाए जो कि प्रत्येक छात्र को, जिससे कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त मिले और उसकी योग्यता, शारीरिक अक्षमता, भाषा, संस्कृति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, उम्र, किसी भी प्रकार का अवरोध उत्पन्न न हो। हमारे देश का पहला, भारत का प्रथम शिक्षा आयोग आपने पढ़ा होगा, कोठारी आयोग था। कोठारी आयोग ने पहले ही कहा था कि एक विकलांग बच्चे के लिए शिक्षा का पहला कार्य है कि सामान्य बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाए गए सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण में सामंजस्य बैठा ले, उसको तैयार करे। इसलिए आवश्यक है कि विकलांग बच्चों की शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का ही एक अभिन्न अंग हो और अंतर केवल बच्चे को पढ़ाने की विधि का हो। बच्चे के ज्ञान प्राप्ति के अवसर में कोई भी परिवर्तन ना हो। वर्तमान स्थिति हमारी आई, वर्तमान स्थिति में क्या है, ऐसा ही भावी पीढ़ी जो इस समय हमारी पीढ़ी चल रही है, इसके सर्वांगीण विकास के लिए अनेकों प्रयत्न किए जा रहे हैं और कहीं पर भी कोई भी समस्या ना हो, इसलिए विशिष्टताओं का ध्यान रखा जाता है। विशिष्टताओं के साथ साथ उन बच्चों की ओर अलग से ध्यान रखा जाता है कि जो बच्चे किन्हीं भी कारणों से थोड़ा बहुत भी भिन्न है। इसका मतलब सीधा सा है कि वर्तमान समय में समावेशी शिक्षा की बात करना, विश्व समुदाय बात कर रहा है, विकलांग और सामान्य बालक दोनों के लिए ये सामान्य शिक्षा जो है बहुत उपयोगी सिद्ध हो जाए। वास्तविकता केवल हमारे पास इतनी है कि उनकी शिक्षा के संबंध में जानकारी की जाए कि जो बालकों के लिए बहुत अधिक उपयोगी हो। आज़ादी के बाद विशेष आवश्यकता वाले बालकों में शिक्षा में उन्नति हुई है और जिसके मुख्य बिंदु क्या थे कि पहले क्या था कि अनिवार्य शिक्षा नहीं थी। अब क्या है, वर्तमान समय में 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त, अनिवार्य और सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान किया गया है। हम आपको यहाँ पर बताते चलें कि जिस 14 वर्ष के ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 आई थी उसमें यह प्रावधान कर दिया गया था। किन्हीं कारणों से लागू नहीं हुआ, 92 में थोड़ा सा अपडेट हुआ, उसके बाद 97, 98, 99 में आते आते ये हो गया था कि प्राइमरी एजुकेशन सभी के लिए कंपलसरी। लेकिन आपको बता दें कि इससे पहले हम सभी ने छत्रपति साहू जी महाराज का नाम सुना होगा, जिनके नाम पर हमारा कानपुर विश्वविद्यालय भी है। लोग सोचते हैं कि कानपुर विश्वविद्यालय का नाम छत्रपति साहू जी महाराज के नाम पर क्यों कर दिया गया, ये तो एक सामाजिक क्रांति के योद्धा थे। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये सामाजिक क्रांति के योद्धा के साथ साथ ये शिक्षा जगत में भी इन्होंने बहुत अधिक कार्य किए हैं। इन्होंने सबसे पहले 1897 में अपने यहाँ जो कोल्हापुर स्टेट हुआ करती थी, कोल्हापुर स्टेट में प्राइमरी एजुकेशन कंपलसरी कर दी थी प्रत्येक बालक के लिए। सभी को वहाँ पर पढ़ना अनिवार्य था और उसमें उन्होंने प्रावधान लगाया। चूँकि उस समय क्या होता था कि घरों में धन लोगों के पास होता नहीं था। ऐसी स्थिति में क्या होता था, जब धन कम होता था तो लोग क्या करते थे, दूसरी जगहों पर काम करते थे। तो जो लड़का भी होता था 4 साल 5 साल का होता था, पिता के साथ खेतों में जाता था, काम करता था। छत्रपति साहू जी महाराज ने वहाँ पर अपने यहाँ एक व्यवस्था की और उस व्यवस्था में उन्होंने कहा कि जो भी बच्चे पैदा होंगे उनका एक रजिस्टर बनाया जाएगा। जैसे ही बच्चा 6 वर्ष का हो जाएगा उसके गार्जियन को कंपलसरी था कि वो उसको ला करके पास के विद्यालय में एडमिशन करा दे। इन केस कोई भी गार्जियन अपने बच्चे का एडमिशन नहीं कराता था तो उसको 1 आने प्रति माह का दंड, आर्थिक दंड दिया जाता था। और वो दंड का कोई मतलब नहीं था, दंड का केवल एक मतलब था कि शायद इसी दंड के कारण गार्जियन अपने बच्चे को विद्यालय भेजे। उन्होंने उस समय वहाँ पर ढेरों स्कूल खुलवाए, ढेरों जो है धर्मशाला क्या आपको बता, हॉस्टल्स खुलवाए, जिसमें कि हर जाति धर्म के लोग रह करके शिक्षा अध्ययन करते थे। आज हमारी सरकारें भी वही काम कर रही हैं। तो अगर हम देखें तो वास्तविकता यह है कि जो कुछ हम देख रहे हैं ये आज की व्यवस्था ही नहीं है, 125 साल पहले की व्यवस्था थी। आज तो हम कह रहे हैं हमारे विचार हैं ही नहीं।
ये तो 125 साल पहले जिस व्यक्ति के विचार थे कि हर बच्चे को 100% साक्षर होना है, वैसे बच्चे कहाँ से आएंगे, वैसा दिमाग कहाँ से आएगा। आज हम कहते हैं हमारे पास बहुत दिमाग है, हम जनता के लिए सोच रहे हैं, हम समाज के लिए सोच रहे हैं, लेकिन आप सोचिए 125 वर्ष पहले उस व्यक्ति ने ऐसा सोचा था और उस व्यक्ति के नाम पर हमारा विश्वविद्यालय का नाम पड़ा है। ये हम लोग इसके लिए बहुत धन्य अपने को मानते हैं। आज क्या हुआ, सरकार द्वारा विकलांगता की रोकथाम, शिक्षा और पुनर्वास के लिए बजटीय राशि का प्रावधान किया गया है, बजट दिया गया है कि किस तरीके से ये बजट की व्यवस्था होगी। लेकिन हमारे देशों की व्यवस्थाएं इतनी गड़बड़ हो चुकी हैं कि बजट का केवल 17% ही जमीन तक धरातल तक आ पाता है, शेष 83% बीच में बंटवारा हो जाता है। जैसे अभी चुनावी माहौल चल रहा है तो लोग कहते हैं 100 में 7 हमारा है, बाकी में बंटवारा है। तो यहाँ पर भी वही है कि 100 में 17 हमारा है, जनता का है, बाकी 83 में बंटवारा है। और इस तरीके जहाँ पर 83 के बंटवारे की बात आएगी, हमारा देश उन्नति नहीं कर सकता है। आवश्यकता है हम सभी नवयुवकों के लिए, जो नवयुवक है वो इस पर रोक लगाए, किसी भी तरीके से एट एनी कास्ट वह लोगों के बीच में जाए और बच्चों के अंदर जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करे, लोग आगे बढ़ें। इसी तरीके से शिक्षा आयोग 1964 से 66 में भी विशिष्ट बालकों की शिक्षा के संबंध में उपकरणों की उचित व्यवस्था के बारे में बात की गई है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986, जिसके बारे में मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। इसके साथ ही भारत सरकार ने अपंग व्यक्तियों के लिए 4 अलग अलग क्षेत्रों में विशिष्ट संस्थाएं स्थापित की। अस्थिबाधित के लिए राष्ट्रीय संस्थान कलकत्ता में 1978 में स्थापित किया गया। दृष्टिबाधित के लिए राष्ट्रीय संस्थान देहरादून में 1979 में स्थापित किया गया। श्रवण बाधित के लिए अलीवर जंग राष्ट्रीय संस्थान 1983 में मुंबई में स्थापित किया गया और मानसिक बाधितों के लिए 1984 में सिकंदराबाद में राष्ट्रीय संस्थान स्थापित किया गया। इस तरीके से हमारे पास ये संस्थाएं हमारी काम कर रही हैं। 1987 में अगर देखें तो भारत सरकार द्वारा PIED प्रोजेक्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन फॉर डिसेबल्ड लागू किया गया। ये प्रोजेक्ट एक लाया गया 1987 में और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था कि क्षेत्रीय शिक्षण संस्थानों को विकलांग बच्चों को दाखिला देने के लिए उत्साहित करना कि चूँकि हमारे पास बहुत संस्थान नहीं, तो जो क्षेत्रीय शिक्षण संस्थान है वहाँ पर किसी भी तरीके से ये बालक वहाँ पर पहुँचे। और इसी तरीके सन 1986 में ही एक भारतीय पुनर्वास परिषद RCI ये भी स्थापित की गई थी। इसका उद्देश्य था विकलांग बच्चों के लिए चुने गए प्रशिक्षक और शिक्षकों के लिए शिक्षा का एक स्तर निश्चित करना कि उनका भी लेवल एक होना चाहिए। जो स्टूडेंट्स पढ़ने जा रहे हैं तो टीचर का भी तो एक लेवल होगा, अगर टीचर का लेवल अच्छा नहीं होगा तो जो हम चाहते हैं वो नहीं हो सकता। PWD पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, इसकी स्थापना 1995 में कर दी गई थी, जिसके अनुसार विकलांग बच्चों को एकीकृत शिक्षा का प्रावधान करना शिक्षा मंत्री की कानूनी जिम्मेदारी दे दी गई और कहा गया कि ये आपको देना ही देना है। जिस प्रकार से विकलांग बच्चों के लिए बेहतर शिक्षा सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाएं, व्यावसायिक प्रशिक्षण, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था की जाए, ये सभी PWD अधिनियम पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में कर दी गई थी। सन 2000 में भारत सरकार द्वारा सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया और सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2010 तक सभी इसके लिए शिक्षा के प्रावधान की बात की गई और सर्व शिक्षा अभियान अभी भी चल रहा है। स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब उसी की देन है। हमारे जो संविधान संशोधन था 86वां 86 संविधान संशोधन 2002 में किया गया। भारत सरकार ने उसमें 21A अमेंडमेंट किया, जिसमें उन्होंने कहा शिक्षा का अधिकार ये पेश किया गया और इस अनुच्छेद के आधार पर राज्य सरकार द्वारा 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान कर दिया गया था, जिसमें कि विकलांग बच्चों को भी साथ में समाहित करना था। और 2005 में सरकार द्वारा एक बिल लाया गया, राइट टू एजुकेशन बिल। यह अधिनियम 86वें अधिनियम को
संविधान को प्रभावित करने के साथ साथ लाया गया और इसमें थोड़ा सा अमेंडमेंट किया गया। 6 से 14 तक के सभी बालकों के लिए पूर्णकालिक स्कूल अनिवार्य शिक्षा और सभी को क्षेत्रीय स्कूल में शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। दूसरी चीज़ इसमें दी गई, 8वीं कक्षा तक के बालकों को, किसी भी बच्चे को, कोई भी बच्चा ग्रेड के कारण पीछे नहीं रहेगा। मतलब सीधी सी चीज़ है, 8वीं तक के सभी बालक पास कर दिए जाएंगे। वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, NEP जिसका नाम हम लोग बार बार लेते हैं, NEP 2020, जिसके आधार पर आप सभी लोगों को सेमेस्टर सिस्टम पर आना पड़ गया है। अभी तक हमारे सेमेस्टर सिस्टम नहीं था, लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी में सेमेस्टर सिस्टम की भी व्यवस्था कर दी गई है। तो वर्तमान में राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसमें भी समावेशी शिक्षा के लिए बहुत प्रयास किए गए हैं। उसमें बताया गया है कि शिक्षा का उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण, सस्ती व समावेशी शिक्षा प्रदान करते हुए विद्यालय शिक्षा में उत्कृष्टता प्राप्त करना है, लेवल बढ़ाना है, जिससे कि हम सामाजिक व शैक्षणिक पक्ष से वंचित रह रहे समूहों के बच्चों को विशेष शिक्षा पर बल देंगे। और ये जो नाम हमारा एक दिया गया है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत के निर्माण की ओर एक भविष्योन्मुखी कदम हमारा होगा। विगत शिक्षा नीतियों, जितनी भी पीछे की हमारी शिक्षा नीति, चूँकि आप देख पा रहे हैं कि 1986 और 1986 के बाद 2020 मतलब 34 वर्ष बाद हमारे देश में न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई। सीधी सी 34 वर्ष तक हमें कुछ नहीं मालूम था। और एक बार हम देखें कि घर में अगर एक बक्सा भी रखा हो और बक्से को आप खोलिए नहीं, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, तो उसके ऊपर भी धूल जम जाती है। उस धूल को साफ करने के लिए हमें कपड़े की आवश्यकता पड़ती है। हमारे देश के विद्वान लोगों को इसकी चिंता ही नहीं रही कि जो एजुकेशन पॉलिसी थी, जिस पे कि हालांकि 86 के बाद नरसिम्हा राव जी की सरकार थी, उन्होंने 92 में उसमें थोड़े से अमेंडमेंट किए थे, लेकिन फिर भी 92 के बाद आज तक किसी ने ज़रूरत ही नहीं समझी कि हमें शिक्षा नीति में परिवर्तन करना है। आज परिवर्तन हुआ है 1986, 1992, और उसका जो अपूर्ण एजेंडा था न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 और 1992 का, वो लगभग 2020 में लगभग पूर्ण हो रहा है। और इसी में जो RTI एक्ट था हमारा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009, इसको भी जो है व्यापक प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए कानूनी मदद इससे मिल रही है। राष्ट्र निर्माण की शिक्षा में अविवादित भूमिका के कारण ही जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हमारी 2020 है, ये आधारभूत संरचना और अध्यापकों की गुणवत्ता और मान्यता पर पूर्ण रूप से लगभग सही रूप से ये बल दे रही है। भारत में 28% सरकारी प्राथमिक स्कूल, 14.8% अपर प्राथमिक स्कूल है, जिसमें 30 से कम विद्यार्थी हैं। विडंबना है हमारे देश की। 2016-17 में प्राथमिक स्कूलिंग प्रणाली में औसत संख्या ग्रेड 1 से ग्रेड 8 मतलब कक्षा 1 से 8 तक लगभग 14 थी। एक विद्यालय में 14 ही बच्चे होते थे। 6 से बहुत अनुपात गड़बड़ था। और अगर हम उसी वर्ष देखें 16-17 में, तो 1,08,017 स्कूल, 1,08,017 108017 ऐसे स्कूल थे जहाँ पर केवल एक ही शिक्षक था, दूसरा शिक्षक ही नहीं था। अब सोचिए 1,08,017 स्कूल ऐसे हैं जहाँ पर शिक्षक ही नहीं है, और है तो केवल एक शिक्षक है, वो कई कक्षाओं को कैसे पढ़ा सकता है। और हम कहते हैं कि हम निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा की ओर जा रहे हैं। और जो ये 1,08,017 स्कूल थे, इसमें से 85,743 85743 स्कूल ऐसे थे जो प्राइमरी के थे, 1 से 5 तक के थे, जहाँ पर एकल विद्यालय था। सीधी सी चीज़ है, जब एकल विद्यालय होगा तो वहाँ पर पढ़ाई नहीं हो पाएगी। अब उसी ताना बाना जो हमारा था, उसको सही करने के लिए प्रयास करने की ज़रूरत है। हम सभी का नैतिक दायित्व है कि इस तरीके की जो शिक्षा है, इन सभी को हम सही करें। जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है, ये सभी के लिए एक समान व समावेशी शिक्षा के संकल्प के कारण विलक्षण और विशेष है।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को पूरी तरीके से सामाजिक न्याय व गुणवत्ता हासिल करने के रूप में देख पा रही है। समावेशी व न्यायपूर्ण शिक्षा अपने आप में ही एक आवश्यक लक्ष्य है और ऐसी सामाजिक व्यवस्था प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण भी है। अब हम लोग अगले जो पॉइंट हमारे हैं वो है भारत में समावेशी शिक्षा। भारत में समावेशी शिक्षा कैसे दी जा रही है, कैसे क्या हो रहा है, इन सब चीज़ों पे हमें थोड़ा सा अध्ययन इस पे भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं और भारत के नागरिक को भारत की ही सब शिक्षा के बारे में बात करना पड़ेगा। हमारा भारत जो है सबसे बड़ी जनसंख्या वाला दूसरा देश है। हमारे देश में 2.68 करोड़ लोग, मतलब 2.21% व्यक्ति किसी न किसी कारण से विकलांगता से ग्रसित हैं और कुल विकलांग लोगों में से 1.50 करोड़ पुरुष और 1.18 करोड़ महिला भी है। और आप सोचने की बात है, इतनी बड़ी आबादी के होते भी सीमांत मानव के रूप में इनको हाशिए पर रखा गया है। मतलब 2.25% जहाँ पर हमारे पास विकलांग है और उनको भी उसी हाशिए पर रख दिया गया है, जो बहुत सोचने की बात है। दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित, मूक बाधित, चालन बाधित, मानसिक बीमारी, मानसिक विषमता, बहुभागी विकलांगता, ये सभी चीज़ें हैं। और इन्हीं श्रेणियों को बढ़ाते हुए विकलांगता की श्रेणियों को मैंने 21 भागों में बांटा हुआ है। 21 भाग कौन कौन से हैं? अंधता, कम दृष्टि, कुष्ठ रोग पीड़ित या निवृत्त व्यक्ति, सुनने की क्षमता में कमी जिसको बहरापन, ऊंचा सुनना कहेंगे, चलने फिरने की असमर्थता, उसके साथ बौनापन भी इसी में आता है, बौद्धिक अक्षमता, मानसिक बीमारी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार, मस्तिष्क पक्षाघात, मांसपेशी दुर्विकार, जटिल स्नायविक स्थिति, विशेष सीखने की अक्षमता और बहुविध ऊतक ग्रहण, बोलने और भाषा की विकलांगता, थैलीसीमा, हीमोफीलिया, सिकल कोशिका रोग, बहुल विकलांगता सहित बहरापन, एसिड हमले का शिकार, और इस समय एक नई बीमारी हम सभी देख पा रहे हैं, पार्किंसन रोग। पार्किंसन रोग में क्या होता है? आदमी का हाथ अपने आप हिलता रहता है, शरीर अपने आप हिलता रहता है। लोगों को आपने देखा होगा, ये भी एक बीमारी ही है। हमारे देश में 21 तरीके की विकलांगताएं हैं और इन्हीं सभी विकलांगताओं को दूर करने के लिए हमारे यहाँ शिक्षा की व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए संवैधानिक अधिकार भी दिए गए। भारतीय संविधान के 3 भाग में भारत के नागरिकों के लिए 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकारों में व्यक्ति के नैतिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए अत्यधिक आवश्यक है कि ये मौलिक अधिकार उनको जानकारी होने चाहिए। कौन कौन से? सबसे पहला समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 से 24। चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा संस्कृति और शिक्षा से संबंधित अधिकार, अनुच्छेद 29 से 30। और छठवां है संवैधानिक उपचारों का सिद्धांत, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अनुच्छेद 32 से 35। ये जो थे, ये सभी अधिकार विकलांग व्यक्तियों को भी दिए गए हैं। ऐसा नहीं कि हम ही को मिले हुए हैं, विकलांगों को भी यही अधिकार मिले हुए हैं। कहीं पर भी कोई भी अंतर नहीं है। इसके अलावा राज्य में नीति निर्देशक तत्वों को भी, सिद्धांतों को भी संविधान के 4 भागों में शामिल किया गया है और इन्हें मौलिक रूप से स्वीकार भी कर लिया गया है। जो विकलांग हैं, विकलांगों के लिए क्या महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार दिए गए हैं, वो भी हम जानकारी करेंगे। भारत का संविधान प्रत्येक विकलांग व्यक्तियों के लिए न्याय पाने के लिए विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार, पूजा का अधिकार, स्थिति एवं अवसर की समानता का अधिकार प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 के अंतर्गत यह व्यवस्था स्थापित है कि भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता अथवा संरक्षण से वंचित नहीं किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(1) और 16(1) में
किसी भी नागरिक को, चाहे वह विकलांग ही क्यों ना हो, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, निवास स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारतीय संविधान के 15(2) के अनुसार भारत के किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों जैसे कुआं, सड़क, होटल, दुकान, मंदिर, मस्जिद स्थानों पर विकलांगता के आधार पर पहुंच को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। अनुच्छेद 19(1) में भारतीय क्षेत्र में निवासित भारतीय नागरिकों के लिए लिंग स्वतंत्रता का विधान किया गया है, परंतु विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वतंत्रता का अर्थ उन्हें विकलांगता से आज़ादी है। अनुच्छेद 21 जो है उसमें बताया गया है कि व्यक्तिगत जीवन और उसकी स्वतंत्रता का अधिकार समानता के आधार पर देता है, विकलांग व्यक्तियों के परिप्रेक्ष्य में भी क्रियाशील है। अनुच्छेद 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार निहित होता है। ये जो है राज्य द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का शोषण रोकने के लिए इसमें प्रावधान किया गया है, और इन प्रावधानों में बेगार, जबरन काम करना, बाल श्रम, ये सभी उसी के अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में विकलांगों को धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार सहित सभी नागरिकों को बाकी सभी अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। अनुच्छेद 38(1), अनुच्छेद 38(1) जो है उस पर प्रावधान किया गया है कि राज्य का कर्तव्य है कि अपने सभी नागरिकों को, जितने भी उसके नागरिक हैं उन सभी को सभी अधिकार दे, कोई भी उनके कल्याण और सुरक्षा की भी व्यवस्था करे। इसकी भी वहाँ पर बहुत अधिक आवश्यकता है। अनुच्छेद 41 जो पेंशन संबंधी मामलों के लिए है, ये भी निर्देशित करता है कि राज्य अपने कमजोर वर्ग के नागरिकों को, जैसे बेरोजगार, वृद्धजन, गंभीर बीमारी से जो ग्रसित है, विकलांग हैं, इस तरीके के लोगों को भी उनका पूर्ण सहयोग करेगा। अनुच्छेद 51 जो भारतीय संविधान से ही बना हुआ है, तो इसमें जो है मूल कर्तव्यों से संबंधित है। ये जो मूल कर्तव्य हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं। अनुच्छेद 51 में इसमें कुल संख्या 11 है, और 11वीं संख्या में प्रत्येक माता पिता जो भी हैं, सभी माता पिताओं के लिए ये कंपलसरी किया गया है कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाए, और इसकी वो व्यवस्था करें। और इसकी व्यवस्था लगभग सभी गार्जियन, और इसके लिए खास तौर से ये कहा गया है कि विकलांग व्यक्तियों सहित समान रूप से इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए, कहीं पर भी अलग अलग ना किया जाए। आज हम लोगों ने यहाँ तक के टॉपिक के बारे में चर्चा की है, और कल हम लोग अपने नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। और नया टॉपिक क्या है कि विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के लिए बनाए गए महत्वपूर्ण अधिनियम कौन कौन से हैं। जो महत्वपूर्ण अधिनियम हैं उन सभी की कल हम लोग चर्चा करेंगे। जो जैसे मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम है, कानूनी सेवा प्राधिकरण है, भारतीय पुनर्वास परिषद है, ये सभी जो हैं इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जितने भी प्रकार के जितने सेक्शंस हैं, आयकर अधिनियम है, विकलांग जो भी वहाँ पर नियम है हमारे पास, विकलांग व्यक्ति का समान अवसर अधिकारों का संरक्षण, राष्ट्रीय न्यास अधिकरण, विकलांग व्यक्ति अधिकार अधिनियम, ये सभी जितने भी बने हुए हैं इन सभी के बारे में कल से हम लोग अध्ययन करना चालू करेंगे। और इसके जो निःशक्त व्यक्ति समान अवसर अधिकार संरक्षण पूर्ण भागीदारी अधिनियम 1995 है, इसके जितने भी स्टेजेस हैं, प्राइमरी स्टेज है, इसके अध्याय हैं, सभी का हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत बड़ा पार्ट है समावेशी शिक्षा का, जिसके बिना हम अपने को पूर्ण नहीं जान पाएंगे, हम लोग अपने को पूर्ण नहीं कर पाएंगे। तो आज का जो समावेशी शिक्षा हमारे देश में है उसके बारे में जितनी हम लोगों ने बातें की हैं, इन सभी बातों को हम पुनः एक बार फिर से पढ़ेंगे। आपको